हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री से लिया गया है, जहां मैंने 2 वीडियो को बना के अपलोड कर दिया है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाते हुए जहां मुझे एक्स्ट्रा कुछ लगा वहां मैंने एक्स्ट्रा भी बताया है, ताकि आपको कहीं दूसरे बुक की या फिर दूसरे टीचर्स की या फिर दूसरे चैनल की ज़रूरत ना हो। सभी चीज़ आपको इसी चैनल पे आपको उपलब्ध हो सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ फीचर्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन था जो मैंने पिछले क्लास में बताया, उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से आप सभी को समझाने का ट्राई किया। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि दूसरे कहीं जगह पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। बहुत स्टूडेंट का कहना है कि सर ये कुछ ज़्यादा आप इसमें लिखवा रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है? तो स्टूडेंट इतना आप जान लो, ज़रूरी तो इससे ज़्यादा भी है, बट जितना ज़रूरी मुझे लगा, जितना ज़रूरी है, जितना ज़रूरी एग्ज़ाम में आने के लिए हो सकता है, वही सब चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया है। आप फुल्ली एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ के लाइन बाय लाइन भी चले जाओगे तो आपका एग्जाम जो कि 40 का होगा, वो 40 में आप 30 या 20 भी नहीं ला पाओगे। ठीक है, इसीलिए आपको साथ साथ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानने का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप सीनियर क्लास में जा रहे हो, अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो को इग्नोर कभी नहीं करना। इस चैनल पे जो भी वीडियो है पूरा वीडियो देखना, भले ही थोड़ा बोर लगे, क्योंकि मैं पूरा डीपली एकदम अच्छा से बता देता हूँ। उससे भी डीपली जा सकता हूँ, बट जितना आवश्यकता है उतना ही मैं बताता हूँ, आपको पता है ये चीज़। तो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इन सभी पॉइंट्स को, चेंज इन स्टेट, चेंज इन ऑर्डर, कलर, ये सभी के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ गैस की मतलब केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन इन सभी के कारण होता है, कैसे होता है, मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया था। अब हम लोग स्टूडेंट यहाँ से पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, जो कि आपका होगा पार्ट 3 10th क्लास का केमिस्ट्री का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी किए हुए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको लिखा हुआ एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन मैग्नीशियम रिबन। देखो एक्टिविटी जो आप वहाँ पे पढ़े थे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा था, जो कि आपके क्लास में एक्सपेरिमेंट में भी करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल जब आपका लैब होगा वहाँ भी आपके स्कूलों में करवाया जाएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि Mg+O2 जब हो रहा था तो वो MgO बन रहा था। ठीक है, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म ए क्यूट लॉन्ग। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लॉन्ग आपको देख, ये नहीं मतलब जो आपका लैंग्वेज में जो लिखा हुआ होता है कि मैग्नीशियम रिबन burnt in oxygen to get converted into मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये थोड़ा आपको काफी लंबा लग रहा होगा। ठीक है, ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है लिख के बताना। जैसे कि क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा कि हर जगह एलिमेंट का नाम लिखना जरूरी नहीं है, तो एलिमेंट के बाद क्या आया, सिंबल आया, उसका शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हैं, शॉर्ट हैंड उसका बोल सकते हैं। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे भी आप एक तरह से बोल सकते हैं कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है ये किस चीज का, केमिकल रिएक्शन का, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें और क्या क्या आपका है, आप ध्यान से पूरा वीडियो को देखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म ए क्यूट लॉन्ग। ठीक है, इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। The simplest way to do it to write in the form of a word equation। देखिए ये है आपका वर्ड इक्वेशन। अभी हम लोग वर्ड इक्वेशन पे आए हैं, अभी हम लोग केमिकल इक्वेशन पे नहीं आए हैं स्टूडेंट। केमिकल इक्वेशन अभी नहीं है, ये वर्ड इक्वेशन है। आप ध्यान में बार बार इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, क्या हो सकता है जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, द मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब कि एलिमेंट का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है। ये आपका इस साइड मैंने कल बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगा आपका रिएक्टेंट होगा, राइट हैंड साइड जो होगा हरदम आपका वो प्रोडक्ट होगा, और ये टाइम के हिसाब से चेंज होंगे। जैसे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट तो पहले आपका होगा नहीं, आप पहले रिएक्टेंट डाल दिए, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा आपका रिएक्टेंट का मात्रा इधर कम होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, द सबस्टांसेस that undergo chemical change in the reaction magnesium and oxygen are the reactant। आपको देखने के लिए मिल रहा है रिएक्टेंट कौन है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो क्या हो रहा है, रिएक्शन में भाग ले रहा है। मैंने कल बताया था आपको स्टूडेंट, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं। एंड द न्यू सबस्टांस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट, और जो नया सबस्टांस जो बनता है
वो क्या हुआ आपका यहाँ पे, मतलब कि जो फॉर्मेशन होता है, जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, वो आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। मतलब कि जो रिएक्शन में भाग लिया उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो उस रिएक्टेंट से जो नया प्रोडक्ट बना, नया फॉर्मेशन हुआ, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। आपको ये चीज समझ में आ रहा है? अब आइए, ए वर्ड इक्वेशन सो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, मतलब कि रिएक्टेंट से किस में बदल गया, प्रोडक्ट में, थ्रू एन एरो प्लेस देम इन द बिटवीन। बीच में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक एरो डाला हुआ है, ऐसा करके एक एरो है, ठीक है, हर एक रिएक्शन में ऐसा आपको एक एरो दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, जब अब सीनियर क्लास में जाएंगे तो आपको बैकवर्ड रिएक्शन भी पढ़ाया जाएगा, पर मैं अभी नहीं बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ऐसा कुछ क्रिएट ना हो कंफ्यूजन, ठीक है। आप अभी बस जानेंगे ये फॉरवर्ड रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि LHS, जैसा कि आपने मैथ में भी पढ़ा होगा बच्चे क्लास में, ठीक है, विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिखा है कि प्लस साइन होगा किसके बीच में, जो रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने लिखा है ये सच है कि रिएक्टेंट की तरफ प्लस साइन होगा। हो सकता है ये रिएक्टेंट एक ही हो, तब तो प्लस साइन नहीं होगा स्टूडेंट, है कि नहीं। जैसे कि आपको पता है कि आगे बताइएगा, अभी तो पता नहीं है आई थिंक, H2O2 जब आपका डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब टूटना, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, सभी चीज पढ़ेंगे, है ना। तो वहां पे आप लोग समझेंगे। तो हरदम ऐसा नहीं है कि आपका बीच में प्लस होना ही है, ऐसा भी हो सकता है डिकम्पोज हो रहा है तो उसको भी हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। सिमिलरली द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड एंड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा, हो सकता है एक बने, दो बने, दो से ज्यादा बने, तो ऐसा प्लस कब डालेंगे, जब एक से ज्यादा होगा। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैं अभी बैलेंस नहीं सिखा रहा हूँ, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ तो आपने प्लस लगा दिया स्टूडेंट, यहाँ तो आप प्लस ये साइन लगा दिए, बट यहाँ तो प्लस नहीं लगाया आपने। इसका मतलब एनसीईआरटी जो यहाँ पे बोल रहा है कि प्लस लगाना है, तो यहाँ नहीं लगाया, इसका मतलब ये गलती है। गलती ये नहीं है, एनसीईआरटी प्लस लगाने की बात कब बोला है, जब आपका प्रोडक्ट एक से ज्यादा होता या रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी रिएक्टेंट है, इधर बना C+D, तो आप यहाँ पे जो बीच में प्लस जो डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्लस डाल सकते हैं, प्लस, ये जो साइन प्लस है, जब दो होगा आपका C+D तब आप डाल सकते हैं। इधर आपका A+B है तो यहाँ आप प्लस डाल सकते हैं। आपको समझ में आ गया चीज, और ये एरो दिखाता है कि रिएक्शन आपका प्रोसीड हो रहा है, रिएक्शन आपका हेल्ड हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड shows the direction of the reaction, डायरेक्शन बता रहा है, मतलब कि आपका ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, अगर उल्टा होता तो बैकवर्ड रिएक्शन होता, जो कि आपको सीनियर क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट, ये केमिकल इक्वेशन आपका ये क्या है, जो केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग यहाँ तक पढ़े। अब अगर हम आपसे पूछे कि स्टूडेंट आप क्या बता सकते हैं केमिकल इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, मतलब अगर एग्जाम में आए कि केमिकल इक्वेशन लिख के बताइए कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसको मैं लिख के आपको बताता हूँ। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए आइए। तो केमिकल इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, द शॉर्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, क्या स्टूडेंट, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, सॉरी पेन थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। इसके आगे आप क्या बोल सकते हैं, या फिर ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, आप खुद से लगा सकते हैं, मैं शॉर्टली ही लिखूंगा, ऑफ ए केमिकल, CH का मतलब केमिकल और RN का मतलब रिएक्शन, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल्स, ठीक है। अभी सिंबल्स की बात नहीं आई है, आपने ऊपर देखा कि अभी एलिमेंट ही चल रहा है, आपने एलिमेंट के फॉर्म में ही अभी तक पढ़ा है, ये देखिए एलिमेंट के फॉर्म में ही है। अब इसके आगे भी थोड़ा सा इसको और शॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है, वो सिंबल वाला के मैं बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। केमिकल इक्वेशन मेन आपका वही है, ये आपने अभी वर्ड इक्वेशन पढ़ा है, केमिकल इक्वेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन हम लोग चर्चा करेंगे अभी, सिंबल्स एंड फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट, आप बोल सकते हैं एलिमेंट के सिंबल को या फिर फॉर्मूला को, ठीक है, या फिर आपका कंपाउंड भी हो सकता है, होता है कि नहीं कंपाउंड, जैसे CaCO3 CO2, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आपको समझ में आ गया बात, क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है एक बार पढ़ से देख लो, तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है,
on of a chemical reaction by using the symbols and formulae of the elements compound, या फिर इसी को आप यहाँ पे और भी चीज लगा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी लगा सकते हैं खुद से, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन। आपको समझ में आ गया। अब आते हैं राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को आखिर लिखेंगे कैसे। आपने जो भी पढ़ा ये वर्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ा, और जो मैंने डिफिनीशन बताया वो आपका केमिकल इक्वेशन का ही था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या आपने केमिकल इक्वेशन को आप क्या और भी शॉर्ट बना सकते हैं, मतलब कि एनसीईआरटी को यहाँ पूछना चाहिए क्या वर्ड इक्वेशन को आप शॉर्ट बना सकते हैं, तो एनसीईआरटी यहाँ पूछ रहा है केमिकल इक्वेशन को ही, क्योंकि जो आपका वर्ड इक्वेशन है वो भी तो एक तरह से देखा जाए केमिकल इक्वेशन ही है ना। उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म जो हो गया सिंबल वाला, उसको भी केमिकल इक्वेशन ही बोलो। सभी केमिकल इक्वेशन ही है, लेकिन वर्ड में लिख दिए, सिंबल के फॉर्म में लिख दिए, उसको वर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला। देखिए आगे केमिकल फॉर्मूला का बात, ऑफ द वर्ड्स ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है स्टूडेंट, क्या है कल मैंने बताया था आपको, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड दे द अबव वर्ड इक्वेशन बी रिटन एज। आप देखिए आपको 18 एलिमेंट के बारे में एनसीईआरटी में क्लास 9th में 3rd या 4th चैप्टर में पढ़ाया गया था, आपको याद होगा। आपको 10th क्लास में 30 तक पढ़ना है, जो एक्स्ट्रा होगा वो आपके क्लास में बताया जाएगा, उस चीज़ के बारे में मैं भी बताऊंगा। लेकिन 30 तक स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क आप लिख लीजिए, 1 to 30 एलिमेंट तक आपको क्या क्या याद करना है। आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और वैलेंसी सबसे जरूरी है, याद रखिएगा। ये 3 चीज तो आपको गारंटी आपको याद रखना है क्लास 10th के लिए, याद रखिए क्लास 10th के लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। इस चीज को आप एकदम ध्यान में रखेंगे, एकदम माइंड करेंगे इस चीज को। मैं ये नहीं कि आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, इस चीज को आपको एकदम समझ के एकदम पूरा कंठस्थ करके आना पड़ेगा, तभी आपका कोई चीज आगे समझ में आए। क्योंकि वैलेंसी का बहुत यूज होने वाला है अभी, एटॉमिक नंबर का भी यूज होने वाला है, मास भी यूज होता है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है सिंबल तो आपको पता होगा, हल्का फुल्का सिंबल आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। जैसे आयरन का कोई आई लिखता है तो वहाँ पे एफ ही होता है, क्योंकि उसका लैटिन नेम आपको पता है, ठीक है। वैसे ही और भी बहुत सारे हैं, आपको थोड़ा बहुत ये सब जानना पड़ेगा अपने सिंबल के बारे में। 18 आई थिंक, हाँ 18 था एनसीईआरटी में, क्लास 9 में वहां तक पढ़ा, 12 और पढ़ लीजिए, बस हो गया कंप्लीट, ठीक है। या आपको अगर परेशानी हो रही है तो मैं शॉर्ट में उसको और भी अच्छे से बता सकता हूँ 1 to 30। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर ये परेशानी हो रही है, आप 1 to 30 का बना दीजिए नेक्स्ट क्लास में, तो मैं जरूर उसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए, अब आते हैं इसके सिंबल पे। तो मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2 और MgO आपका हो गया, यहाँ पे जो बना प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। लेफ्ट हैंड वाला क्या हुआ Mg और O2 स्टूडेंट, रिएक्टेंट, राइट वाला MgO आपका प्रोडक्ट हो गया। याद रखेंगे आप, हरदम आपका ऑक्सीजन O2 में रहेगा, क्योंकि डाई एटॉमिक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा था। मोनो एटॉमिक में पढ़ा था हीलियम, पोटाशियम, सोडियम, याद है आपको, सब याद होगा। डाई एटॉमिक में O2, N2, ये सभी के बारे में पढ़ा था, आपको सब याद होगा। Cl2, I2, Br2, ठीक है, ये सब जितने भी हैलोजन ग्रुप में आते हैं। ऐसे ही करके आपने बहुत सारा चीज पढ़ा। कभी N3 में भी आता है, O3 हो गया आपका, है ना। N3 तो ऐसे नहीं लिखते, N2 ही होता है, मतलब कभी कभी रिएक्शन में आपको देखने के लिए आगे मिलेगा। O3 हो गया ओजोन आपका ट्राई एटॉमिक में, है ना। पॉली एटॉमिक में फॉस्फोरस वगैरह हो गया, है ना। ये सभी चीज के बारे में आप पढ़े हैं क्लास 9th में। एक बार जाके अगर आप रिकैप करते हैं 4th और 3rd चैप्टर को, तो आपका बहुत यूज होगा स्टूडेंट, बहुत ज्यादा। अगर आप बोलते हैं कि सर खुद से रिकैप नहीं करना, आप वीडियो बना दो, तो आपको 1 वीक चाहिए, 1 वीक आप समय दे सकते हैं हमको। आप 1 वीक में मैं उसका पूरा वीडियो अच्छे से बना के दे दूंगा, आप क्विक रिवीजन कर लेंगे। बस 5 घंटा का पूरा चैप्टर होगा, एक घंटा या फिर 40-40 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा, 6 पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म, है ना। तो ये आपने यहाँ पे देखा, ये आपका हो गया यहाँ पे, जिसको आप लिख सकते हैं इजीली वैसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड में और एरो के राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम को काउंट करना। चलो भाई, इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर सेम ऑन द बोथ साइड, सॉरी आर नहीं है, मतलब पूछ रहा है एनसीईआरटी आपसे क्या दोनों तरफ सेम है। चलो भाई काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड देखते हैं कितना है, Mg का 1, यहाँ ऑक्सीजन का 2, 3 हुआ। यहाँ पे Mg 1, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे कितना हो गया प्रोडक्ट के साइड में स्टूडेंट, 2 हो गया।
मतलब कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मतलब कि इक्वल नहीं है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी जो पूछ रहा है इक्वल नहीं है। चलो तो फिर आगे देखते हैं और क्या। इफ नॉट नहीं है यानी कि यहाँ पे लिख दिया, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस, यानी कि इक्वेशन आपका क्या है, अनबैलेंस है, यानी कि बैलेंस नहीं, यानी कि बराबर दोनों तरफ नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है स्टूडेंट, आपको याद होगा आपने पूरा ये सभी चीज के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। किसमें पढ़ा है, लॉ ऑफ, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद होगा आपको, 2 लॉ पढ़ाया गया था क्लास 9th में। यहाँ पे आपका ये एक लॉ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आता है, जहाँ पे इस लॉ के द्वारा बताया जाता है कि दोनों तरफ मास बराबर होना चाहिए, मतलब कि मास ऑफ प्रोडक्ट MP बराबर मास ऑफ रिएक्टेंट MR, ये हरदम इक्वल होता है इस लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, यानी कि ये अनबैलेंस है ना, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम। देखिए इसको आप 2 तरीके से पहचान सकते हैं, एक तो आप एटम के नंबर का काउंट करके, एटम के नंबर का मतलब काउंट करने का मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि आपका बराबर यहाँ पे नहीं है। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि एटम का नंबर बराबर है ना, हो सकता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे Mg यहाँ पे 1 है, O2 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे MgO है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ के आपका Mg2O हो गया, है ना, तो Mg2O हो गया, तो यहाँ पे अभी आपका 3 हो जाएगा, 3 तो आप बराबर बोलेंगे। बट अगर आप मास काउंट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ Mg2 है, यहाँ Mg 1 ही है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, आपको एटम बराबर नजर आ रहे हैं बट आपका मास बराबर नहीं है, तो मास के हिसाब से आप मेनली चलेंगे। हाँ एटम काउंट करेंगे लेकिन पर्टिकुलर एटम का, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। इसको मिटा देते हैं तो सब कोई समझेगा कि गलती सर लिख दी है ना। देखिए इतना खुल के कोई नहीं बताएगा, ठीक है, आपको सभी कोई बता देगा कि एटम के नंबर के हिसाब से भी निकालते हैं, एटम के नंबर भी बराबर हो दोनों तरफ, उससे भी काम चल जाता है, चल जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता केस कि Mg2O रहता, इधर भी 3 है उधर भी 3 है, तब तो बराबर बोलना चाहिए। बट यहाँ पे इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं होता है क्योंकि आपका Mg इधर 1 है, इधर Mg 2 है ना। तो आपको मास के हिसाब से चलना है या फिर पर्टिकुलर एटम के हिसाब से चलना है, मतलब कि उधर Mg अगर 1 है इधर भी 1 होना चाहिए, उधर ऑक्सीजन अगर 2 है इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, है ना। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्या नाम दिया गया यहाँ पे एनसीईआरटी के द्वारा, एक बार मैं लिख देता हूं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, है ना। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं अनबैलेंस वाले केमिकल इक्वेशन को, अनबैलेंस वाले केमिकल इक्वेशन को CE डॉट लिख देते हैं सिंपली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ए मैग्नीशियम इन एयर। बर्निंग ए मैग्नीशियम इन एयर का मतलब Mg प्लस O2 गोज टू MgO जो हो रहा है, ये स्केलेटल है, क्योंकि आपने देखा था मैंने यहाँ पे क्रॉस बताया था। क्यों बताया था स्टूडेंट, क्योंकि ये गलत था, है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करना सीखना है इस चीज के बारे में। चलिए यहां से लाइन बाय लाइन सीखते हैं क्या क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। आपने जो 9th क्लास में पढ़ा है उस लॉ के बारे में बोला जा रहा था, मैंने अभी आपको बताया उस लॉ के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जो मास आपका जो यहाँ पे होगा, नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ना ही वो बनेगा ना ही वो घटेगा। आपको याद है, देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे एनसीईआरटी में, एक बार एनसीईआरटी भी आपको क्विक रिकैप करा ही देता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब कि रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होना चाहिए, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, ये चीज आपका बराबर होना चाहिए, MP इक्वल टू MR। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम। देखिए बात यहाँ पे आ गया कि जो नंबर ऑफ एटम होगा वो पूरे का नहीं, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम से बराबर होगा, तब तो गलत हो जाएगा आपका। आप बोलेंगे कि हर एक एलिमेंट के, ईच एलिमेंट के नंबर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, मतलब कि इधर भी ऑक्सीजन अगर है इधर भी ऑक्सीजन है, दोनों का ऑक्सीजन बराबर होना चाहिए। अगर इधर हाइड्रोजन है दोनों का हाइड्रोजन एटम बराबर होना चाहिए, अगर इधर आयरन एटम है दोनों का आयरन एटम बराबर होना चाहिए। आप कभी एक साथ नहीं जोड़ेंगे कि चलो भाई आयरन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को प्रोडक्ट के साइड में जोड़ लिया और आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने रिएक्टेंट के साइड में जोड़ के दोनों को बराबर देख लिया कि 3 3 है तो बराबर, वो आपका गलत हो जाएगा स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है।
बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, मतलब आप केमिकल रिएक्शन पहले कराओ, पहले मतलब कि जब रिएक्शन आपका नहीं हो रहा रिएक्टेंट के साइड में, अब जब रिएक्शन आपका हो जा रहा है प्रोडक्ट के साइड में, दोनों तरफ आपका बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हेंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है, खुद में एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसका नाम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दिया गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए। इज ए केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस, क्या बैलेंस है आपका 1.2? मतलब जो आपका Mg प्लस O2 गोज टू MgO बन रहा था वो बैलेंस नहीं था। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब आया आपका मेन पॉइंट, यहाँ से आप याद रखेंगे, एक एक स्टेप करके मैं बताऊंगा, एक एक स्टेप करके आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। आपका गारंटी मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपको अगर ये नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा तिबारा 4 बार जितना होगा मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर आप अभी से भी पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं, 20 या 30 मिनट का होगा अभी से लेकर, ठीक है? अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप 11 12 तक पूरा केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं स्टूडेंट। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज मैं आपको करा दूंगा, है ना? तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं, चलिए आगे आते हैं अपने पॉइंट पे। ध्यान से आप देखेंगे स्टूडेंट, कोई हड़बड़ी मतलब कुछ यहाँ पे नहीं सोचना है। चलिए वर्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं? जब आप वर्ड एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, देखिए Zn मतलब जिंक आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है। क्या लिखा हुआ है? आप इसको और भी भाषा में लिख सकते हैं। कैसे? आप ये लिख सकते हैं when zinc react with sulfuric acid to produce या फिर to form zinc sulfate along with hydrogen gas, ये आप लिख सकते हैं। और इस चीज को वर्ड इक्वेशन में ऐसा लिख सकते हैं या फिर आप एलिमेंट फॉर्म में ये लिख सकते हैं। हो गया आपका ये। अब आया वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंटेड एज केमिकल इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन से आया केमिकल इक्वेशन, मतलब ये आपका था वर्ड इक्वेशन WE, ठीक है ना? WE था, और ये आपका हो गया स्टूडेंट क्या? केमिकल इक्वेशन CE। WE और CE में अंतर याद रखिएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे Zn जो कि जिंक था, ऊपर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो कि आपका H2SO4 था, जिंक सल्फेट जो कि आपका ZnSO4 था, हाइड्रोजन आपका H2 था। मतलब कि हाइड्रोजन आपका H2 क्यों लिखा, क्यों नहीं H लिखा आपने? क्योंकि H हरदम H2 के स्टेट में प्रेजेंट था, मतलब कि H2 हरदम मतलब कि डाई एटॉमिक। याद रखिएगा डाई एटॉमिक, आपने क्लास 9 में पढ़ा था, डाई एटॉमिक में ही ये प्रेजेंट रहेगा। ये सिर्फ H में नहीं रहता है। H में क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये H में ये स्टेबिलिटी इसका पूरा नहीं हो पाता। बात समझ में आ रहा है? जब तक H नहीं मिलता है तब तक ये स्टेबल नहीं होता। जैसे कि आप समझेंगे यहाँ पे H है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये H है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि बाहर वाले ऑर्बिट में, आप जानते हैं कि बाहर वाले ऑर्बिट में क्या होता है, दो होना चाहिए, है ना? 2 होना चाहिए। तो 2 जब होना चाहिए, यहाँ पे आप जानते हैं ये चीज को, तो आपको ये पता है कि 2 होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पे क्या है? H के पास एक ही है, यहाँ भी एक ही है। तो ये क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो H के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये स्टेबल हुआ कि नहीं? मतलब कि यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये शेयर कर रहा है इस H को और ये वाला शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन इस H को। आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? सेम वैसा ही ऑक्सीजन के पास भी होता है। ऑक्सीजन के पास भी बाहर वाले ऑर्बिट में यहाँ पे 2 प्रेजेंट है ना, 2, यहाँ भी 2। ये क्या करता है? दोनों का मिलकर एक बॉन्ड बनाता है जहाँ पे ऑक्सीजन हरदम O2 के स्टेट में होता है, वैसे ही N2, ऐसे ही सब कुछ होता है। Cl के पास भी आप देख सकते हैं कि Cl के पास भी बाहर वाले में एक होता है ना। आपका होता तो ऐसे और भी है, 7 भी होता है, लेकिन यहाँ से क्या करेगा? एक आपका इसके साथ इधर वाले Cl के साथ कंबाइन करके 8 पूरा कर लेगा। जब 8 पूरा हो गया, ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। आप स्टेबल लिख सकते हैं। आपको ये सब चीज 9th क्लास में ही पढ़ाया गया। आप जो बच्चे नए आए होंगे, बहुत बच्चे कमेंट भी ऐसा करते हैं कि सर आप तो 11 12 का भी बहुत सारा चीज बता देते हैं। तो देखिए 11 12 का कुछ नहीं बताते हैं, आप समझ लीजिए कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि आपको इतना 9th 10th क्लास में पढ़ना है और स्टेबिलिटी कैसे क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन होगा, ये सभी पढ़ना है। भले ही आपके टीचर्स नहीं पढ़ाए हो, या आप में कहीं कोई गलती हो गया हो, या आप खुद से नहीं पढ़े हो, ये आपकी गलती है। आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़िएगा, तभी आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो डायटोमिक आप समझ गए किसको बोलते हैं? ट्राइएटोमिक में मैं बताया था उस वक्त, मोनोएटोमिक में सब कुछ बता दिया था। अगर परेशानी है तो भाई 9th क्लास का जाओ, वीडियो उठाओ, एक बार देख लो, या फिर आप जाओ अपना एक बार NCERT जरूर पढ़ लो। नहीं समझ में आए तो मेरे पास आना, बोलना, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा जल्दी। आपका यहाँ पर समझ में आएगा कि Zn रिएक्टर H2SO4 के साथ ZnSO4 बना रहा है और इसके साथ साथ क्या बना रहा है स्टूडेंट? H2 गैस बना रहा है, ठीक है ना? ये चीज को आप ध्यान में रखिए। उसके आगे लिखा हुआ है Let us examine the number of atoms of different elements on both sides of the arrow। क्या लिखा हुआ है कि आपको एग्जामिन करना है दोनों तरफ एलिमेंट लिख के, एरो के अगल बगल, आपका लेफ्ट हैंड साइड, आपका राइट हैंड साइड। आप Zn देखेंगे, H देखेंगे, S देखेंगे, मतलब जितना एलिमेंट है, एक जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इधर भी वही लगभग है ना। तो सभी का मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया, मान लो यहाँ पे लिख दिया।
अब क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एटम को काउंट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे, पहले यहाँ पे आपका जिंक कितना है, लेफ्ट हैंड साइड 1 है, तो यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट, H2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 है, यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। यहाँ पे सल्फर आपका 1 है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने सल्फर में 1 लिख दिया। ऑक्सीजन आपका स्टूडेंट 4 है, O4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपने 4 लिख दिया है ना। अब इधर आएंगे इस साइड, यहाँ पे आपका Zn कितना है स्टूडेंट, 1 है, यहाँ पे अपने Zn को 1 लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, आप पूछ रहा है सेकंड नंबर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अपने 2 लिख दिया। फिर आपका सल्फर, सल्फर आपका 1 है, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आपने 4 लिख दिया। अब आपसे पूछेगा यहाँ पे एनसीईआरटी कि क्या दोनों तरफ LHS और RHS का एटम की संख्या बराबर है, मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में क्या बराबर है। आप देख सकते हैं 1 1 बराबर, 2 2 बराबर, 1 1 बराबर और 4 4 बराबर, मतलब कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे अल्टरेशन नहीं डालेंगे, है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी, जब कोई अल्टरेशन करना ही नहीं है तो क्या लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे ध्यान से एक बार देखेंगे, 1 मिनट। हाँ, एज द नंबर ऑफ एटम्स of each element is the same on the sides of the arrow, equation 1.3 is a balanced chemical equation। आगे बात जो मैंने बताया, इक्वेशन 1.3 जो हमने बनाया ये वाला इक्वेशन, ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सॉरी 1 मिनट, इसको थोड़ा मिटा दें तो लगेगा पूरा। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसके बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा, ये आपका 1.3 वाला, सॉरी ये क्या हो रहा है, 1.3 ये वाला पूरा आपका केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। चलो बैलेंस हो गया, आपको समझ में कैसे बैलेंस होता है। अब बोल रहा है एनसीईआरटी आपसे, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन Fe H2O Fe3O4 और H2। इसको क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको बैलेंस करके बताना है एनसीईआरटी को कि आप क्या सीख चुके हैं या आप अभी तक नहीं सीखे हैं। अगर नहीं सीखे तो ट्राई कीजिए, जरूर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा इसका जवाब मैं दूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं आपका, है ना। तो बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं कैसे करके आपको बनाना है। अब आप देखिए, आपका ये इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके आपको लिखना है, जब आयरन, आप लिख सकते हैं व्हेन आयरन रिएक्ट विथ, ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम, क्योंकि जो H2O लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे नहीं है, ये आपका स्टीम के फॉर्म में है, मतलब कि गैसियस स्टेट में है। आपको आगे बताएंगे कि आपको इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव करने के लिए वहाँ पे फिजिकल स्टेट को दर्शाया जाता है कि आयरन कौन से स्टेट में है, H2O यहाँ पे, क्योंकि H2O कभी कभी गैस में होता है, कभी कभी आपका लिक्विड में होता है ना, आपको पता नहीं चल रहा, वो सब चीज़ के बारे में मैं सिखाऊंगा आपको। तो अभी आप पहले देखेंगे यहाँ पे क्या क्या करना है। तो Fe, अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ, Fe H2O, 1 मिनट क्यों नहीं चल रहा है भाई, H2O रिएक्ट किया, क्या बना, Fe3O4, 1 मिनट, Fe3O4 और इसके साथ बन गया H2। सॉरी इतना थोड़ा सा कहीं कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, पेन का भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आपका बन गया। अब यहाँ पे आप इसको, ये तो एनसीईआरटी में दिया, अगर शुरू से आपको बोले हम शुरू से बाबू आप पूरा लिख के दिखाओ, आप हम बोलते हैं चलो वर्ड इक्वेशन में लिखो, आप क्या लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, आयरन प्लस वाटर लिखेंगे, बगल में लिख देंगे स्टीम क्योंकि ये गैस के फॉर्म में है, गोज टू, आप लिखेंगे इसको Fe3O4 को स्टूडेंट याद रखेंगे, बोलते हैं मैग्नेटाइट, याद रखिएगा ये सब चीज़ को, मैग्नेटाइट। आपको हम बताएंगे और बहुत सारा चीज़ बताने वाले हैं अभी, ठीक है, ये सब नया नया नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, आपको बहुत सारा चीज़ हम बताने वाले हैं। आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, सर ने पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया होगा तो जरूर इसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा। कुछ नाम होंगे कॉमन नेम, जैसे आपका CaO हो गया, ठीक है, क्विक लाइम हो गया, आपका सिलेक्ट लाइम हो गया, COOH2, बहुत सारा नाम है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो और बहुत सारा है, सभी को मैं लिख के जरूर बताऊंगा। मैग्नेटाइट को Fe3O4 बोलते हैं, और भी जितना होगा मैं सभी के बारे में लिख के बताऊंगा। आपका ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड, फर्स्ट तो ये नहीं हुआ है, तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है, ये फर्स्ट हो गया आपका ये वाला, ठीक है। अब इसको क्या करना, चेंज करना है आपको सेकंड स्टेप में, जो भी आपको बताया गया था कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होगा, वर्ड के फॉर्म में आपने तो लिख दिया। अब आप इसको जैसा एनसीईआरटी में दिया वैसा आप उतार देंगे सेकंड नंबर, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इसको उतार दे सिंपली Fe3O4 प्लस H2, चलो हो गया ये। अब आते हैं फिर थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में एनसीईआरटी ने बोला था कि आपको क्या करना है, कैसे इक्वेशन बैलेंस करना है, तो ईजी है एकदम, आप देख सकते हैं कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। तो FeH2O Fe3O4 और H2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली थर्ड में एक ऐसा टेबल बनाएंगे। चलो टेबल हमने बना दिया आपके लिए, ये आपका 1, ये आपका 2, इधर आपका LHS और यहाँ पे आपका RHS, और ये आपका एलिमेंट लिख दो भाई आराम से, एकदम आसान तो है, कुछ तो हार्ड नहीं है। अब देखो यहाँ Fe, फिर आप लिख दो H,
फिर आप O, तीन ही है यहाँ पे आप देखेंगे, Fe, H और O, और इसके अलावा कुछ नहीं है। Fe आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है, आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में Fe कितना है स्टूडेंट, 3 है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है आपका, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे स्टूडेंट, 1 है। और राइट हैंड साइड में आपका ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ पे देखिए 4 है ना। तो ये आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको बैलेंस करने के लिए पहले सबसे लार्जेस्ट जो आपका मॉलिक्यूल्स है उस पे जाएंगे। आपको मैं अभी बताऊंगा आगे, सेकंड स्टेप फर्स्ट सब पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स पे जाना है। लार्जेस्ट मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। Fe तो है नहीं मॉलिक्यूल, H2O को मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, कंपाउंड भी बोल सकते हैं। H2O बड़ा नहीं है, इससे बड़ा कौन है, Fe3O4। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे, आपका जो मॉलिक्यूल या फिर जो आपका कंपाउंड होगा वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। Fe3O4 है, Fe3O4 है। अब इसमें आपको काउंट करना है टोटल नंबर कितना है, 3 और 4 7 है इसमें, है ना। 3 इसका Fe का और वो आपका 4 है, 7 हो गया। इस 7 आपको किसी में नहीं देखने को मिलेगा। अब H2O में काउंट करेंगे 3 ही है, और आयरन तो अकेला है। H2 यहाँ पे जो दिख रहा है ये 2 है। सबसे ज्यादा कौन हुआ, 7 वाला। अब इसमें देखेंगे इसमें से ज्यादा कौन है, आपका ऑक्सीजन वाला दिख रहा है। ऑक्सीजन के पास 4 है ना, Fe के पास 3 है, तो ऑक्सीजन वाला 4 दिख रहा है। चलो तो 4 इधर RHS और इधर ऑक्सीजन आपका क्या है, एक ही है। तो आप क्या करेंगे, इजिली वे से H2O को, इधर वाले H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्शन, Fe प्लस H2O रिएक्ट टू फॉर्म Fe3O4, एक मिनट, Fe3O4 प्लस, क्यों नहीं चल रहा भाई, आज ही धोखा देना है क्या, 4 प्लस H2। तो मैंने क्या बोला कि इधर 4 है, इधर आपका ऑक्सीजन 1 है, तो आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप इजीली दूसरे कलर से मैं बताया तो यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखना, ये जो 4 आप लगाएंगे ये O के पास 4 नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट में डालकर नहीं लगाएंगे। ये 4 कहाँ लगाएंगे, कोफिशिएंट के जैसे लगाएंगे, सामने। कांस्टेंट कोफिशिएंट आपने मैथ में पढ़ा होगा, वही कोफिशिएंट लगभग यहाँ भी वही चीज है, ठीक है। 4 आपने सामने लगा दिया। अब आप देखेंगे आपका इसके बाद जो है बचा हुआ आयरन और आपका H है, मतलब कि हाइड्रोजन है। तो आप देखेंगे आयरन यहाँ पे आपका 4H2 है ना। इस आयरन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन आपका H2 जो है स्टूडेंट यहाँ पे आपका 8 हो गया, मतलब कि हाइड्रोजन, H2 नहीं, हाइड्रोजन आपका 8 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन आपका सिर्फ 2 ही है। इसके सामने आप 4 लगा देंगे अगर, तो आपसे कोई प्रॉब्लम है कि आपसे 4 मांग रहा है बेचारा को, दे दो भाई। 4 जब आप दे देंगे तो ये आपका यहाँ भी 8 हो गया, ये भी 8, ये भी 8, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे Fe3 आपका कितना है स्टूडेंट, Fe3 कितना है, Fe कितना है यहाँ पे 3 है। अब Fe में, इस वाले Fe में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 पहले से ज्यादा में है, तो ज्यादा वाला को छेड़छाड़ नहीं करना है कम वाला को। इधर वाला Fe सिर्फ 1 है, अकेला बैठा है, तो आप इजीली वे से यहाँ 3 Fe कर देंगे आपका। अब कोई दिक्कत, यहाँ भी Fe आपका 3, यहाँ भी आपका 3। एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, इस Fe जो आपका लेफ्ट वाला Fe है, आप कभी भी इस Fe के यहाँ 3 नहीं लगाएंगे, या फिर ऐसा नहीं कि Fe लिख के ऐसा 3 लगा दिए, वो सब गलत हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है, Fe के पहले 3 लगाएंगे जो कि कोफिशिएंट के जैसा यूज होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो तो भाई जरूर पूछना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं तो इंतजार करता हूँ आपके कमेंट का, हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। अगर आप कमेंट देंगे तो मैं जरूर उसका भी रिप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताता हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, अपने मंजिल पे, ठीक है। अब मंजिल को पाना है, तो इतना मैंने बता दिया, बहुत अच्छे से बता दिया, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। लेकिन एनसीईआरटी के थ्रूली जब चलना है, बच्चे बोलेंगे सर अपने से तो बता दिया लेकिन एनसीईआरटी नहीं बताएं, तो एकदम बताएंगे। स्टेप 1 पढ़ते हैं ना, स्टेप 1। चलो, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ ए बॉक्सेज। आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, कैसा बॉक्स देखेंगे, Fe के बगल में बॉक्स है, H2O के बगल में बॉक्स है, Fe3O4 जो कि मैग्नाइट बोलते हैं इसके बगल में बॉक्स है, फिर ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, H2 के बगल में भी बॉक्स है ना। लिखा है डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स बैलेंस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। आपको बैलेंस करते वक्त कोई यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कि H2 है तो H2 के बगल में 4 लगा दिए, 3 लगा दिए, जो भी लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली ये बॉक्स बन गया, ये आपका स्टेप कंप्लीट। अब आएंगे स्टेप 2 की तरफ। चलिए स्टेप 2 बढ़ते हैं। स्टेप 2, सॉरी ये तो दिखेगा ही नहीं, बहुत बच्चे बोलेंगे कुछ सर दिख ही नहीं रहा। स्टेप 2 है ना। स्टेप 2 में क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे,
लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। आपको जैसा कि मैंने ये वाला बताया, ये वाला टेबल सेम ऐसा ही यहाँ भी है ना, सेम टू सेम ऐसा ही, कुछ अलग नहीं। हाँ, ये एनसीईआरटी बहुत खूबसूरत बनाया है, मेरा उतना खूबसूरत है नहीं, बट मेरे स्टूडेंट के लिए इतना ही आई थिंक काफ़ी है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मेरा ये जो बॉक्स है ये कितना अच्छा बना है, मुझे पता है ये उतना अच्छा नहीं बना है। चलिए यहाँ पे आइए, ज़्यादा मजाक भी नहीं है ना। अब यहाँ पे आयरन है आपका, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीनों मैंने लिख दिया। अच्छा ये वाला भी आयरन है, अच्छा सेम ही था, देखो यहाँ भी बताया, ये तो मैंने बता ही दिया, आपको समझ में आ जाएगा। FeHrO, आपको मैं एक और बताऊंगा दूसरा इक्वेशन लेके, उसका भी मैं बताऊंगा, ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर एक ही इक्वेशन क्यों बता रहे हैं। मैं जितना आप बोलोगे उतना बताऊंगा, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा, आपका वीडियो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा है ना, फिर बच्चे बोर फील करेंगे, समझ में भी नहीं आएगा। Fe रिएक्टेंट के साइड में काउंट करो स्टूडेंट, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 लिख दिया। प्रोडक्ट के साइड में 3 है, यहाँ 3 था, देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 था, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन इधर 1 था, आप देख सकते हैं यहाँ 4 है ऑक्सीजन, यहाँ पे यहाँ भी 4 है, सब कुछ लिख दिया। अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या बोलता है, ध्यान से समझेंगे, सब स्टेप अलग अलग है, जो मैंने बताया वही सब है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से एनसीईआरटी ने और अच्छे से लिखा हुआ है। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। क्या लिखा, पहला पॉइंट पकड़ेंगे, इसको पहला पॉइंट एकदम पकड़ लेंगे, अपने पकड़ के अपने साथ ले जाओ भाई, ठीक है। मैक्सिमम नंबर जहां पे प्रेजेंट होगा जिस कंपाउंड में, उसको पकड़ना है। कन्वीनियंट होगा आपका वहां से, मतलब कि आसान बनेगा अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाले कंपाउंड को पकड़ के। देखो तरीका बहुत है, तरीका बहुत है, आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको कि भाई यहां से स्टार्ट करो या फिर वहां से स्टार्ट करो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, है ना। लेकिन बात यहां पे क्या है कि आपका जो मैक्सिमम नंबर वाला एटम है उसको अगर आप पकड़ते हैं, उसको कन्वीनियंट बनाते हैं, उसको इजीली आप चाहते हैं बनाना, तो आपके लिए बेहतर होगा। इसीलिए यहां पे एनसीईआरटी में बोला कि मैक्सिमम नंबर वाला आपको सिलेक्ट करना। लिखा है आगे, इट मे बी ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट। मैंने बताया था, अभी बताया था कि नहीं, हाँ या ना बोलो, मैंने जस्ट ही बताया था कि रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, ना कि रिएक्टेंट ना कि प्रोडक्ट। Fe3O4 अगर आपका प्रोडक्ट साइड में है, आप कभी नहीं बोलेंगे प्रोडक्ट वाला को ही चुनना है हरदम, है ना। आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट कहीं भी हो सकता है ये चीज, ठीक है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैंने बताया था कि उस कंपाउंड में Fe3O4 में दो चीज आपको दिख रहा है, एक Fe और एक आपका O। चल क्यों नहीं रहा आज, एक आपका गुस्सा हो गया लगता है ना। एक मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ चलो, Fe और एक आपका O, दो यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है, लेकिन आपको चूज कौन करना है, जिसके पास ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो ऑक्सीजन के पास 4 है, Fe के पास सिर्फ 3 है। देखो यहाँ भी आप चूज करेगा ऑक्सीजन, है ना। यूजिंग द क्राइटेरिया Fe3O4 एंड द एलिमेंट्स ऑक्सीजन इन इट, मतलब इस क्राइटेरिया को अपनाते हुए, इस रूल को फॉलो करते हुए आपको मिलेगा Fe3O4, और इस Fe3O4 के पास ऑक्सीजन आपका सबसे ज्यादा एटम वाला एलिमेंट पाया जाएगा। देयर आफ्टर 4 ऑक्सीजन ऑफ एटम ऑन द RHS, ओनली 1 ऑन द LHS। LHS के पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे 1 है, RHS के पास ऑक्सीजन 4 है। सिर्फ ऑक्सीजन की बात करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट एटॉमिक ज्यादा वाला है, ज्यादा एटम वाला कैरी करने वाला यहाँ पे एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अब आते हैं पॉइंट पे। पूरा एनसीईआरटी बहुत अच्छे से यहाँ पे पता है, फिगर फिर से ड्रॉ किया हुआ है, अपना बॉक्स बनाया है। ऐसा तो मुझे बनाने आता भी नहीं है, लेकिन ट्राई करूंगा आप अगले बार से आपका भी ऐसा ही बने, है ना। अब आते हैं पॉइंट पे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिख देंगे, रिएक्टेंट साइड में नंबर लिखेंगे, यहाँ पे नंबर लिख देंगे हम लोग, नंबर यहाँ पे नंबर इन प्रोडक्ट, एटॉमिक नंबर इन प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे भी, ऑक्सीजन का यहाँ पे, है ना। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में एक बैलेंस करने के लिए इनिशियल में 1 × H2O क्यों लिखा, क्योंकि H2O के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे H2O जो है ऑक्सीजन एक ही है, तो आप सामने 1 लगा सकते हैं स्टूडेंट, लगा सकते हैं कि नहीं। 1 से कोई वैल्यू है, आप कोफिशिएंट में 1 रखेंगे, अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर यहाँ पे आपका 0 होता है, लेकिन 1 से हम लोग यहाँ पे देखेंगे 0 तो आप लगा नहीं सकते हैं, 0 लगाएंगे सब कैंसिल हो जाएगा, है ना। 4 यहाँ पे Fe3O4 क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन आपका कितना है स्टूडेंट, 4 है, तो आपको यहाँ पे 4 लगा दिया सामने। लेकिन आपको करना है बैलेंस टू बैलेंस, आपने इनिशियली में देखा है ऐसा। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर तो 4 है, और 4 वाले में छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको बार बार बताया गया, जो मैक्सिमम होगा उसको चूज कर लेना है। अब मिनिमम वाला में, उस 2 ऑक्सीजन में वो मिनिमम जो है उसको छेड़छाड़ करना है। तो आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 × जब 4 कर देंगे इधर 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 × 1 करेंगे तो आपका 4 ही होगा। तो आप यहाँ 1 हो सके तो आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी Fe3O4 के सामने, या फिर नहीं लगा, मतलब ऐसे Fe3O4 है,
Fe3O4 है, इसके सामने आपको मन किया तो 1 लगाया, नहीं मन किया तो 1 नहीं लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन H2O के सामने 4 जरूर लगाना होगा स्टूडेंट। क्या लगाना होगा? ये जो H2O जो आप लिखे H2O, इसके सामने यहाँ पे जरूर 4 लगाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इस ऑक्सीजन के बगल में 4 लगा दिए और आप बहुत खुश हो गए, चलो भाई बन गया बन गया बन गया, तो फिर बन गया नहीं, वहां आपका मार्क्स कट हो जाएगा एग्जाम में अगर आप ऐसा बनाएंगे तो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। To equalize the number of atoms, it must be remember that we cannot alter the formula of the compound elements involved in the reaction। क्या लिखा हुआ है? आप कोई अल्टरेशन नहीं ला सकते हैं, आप कोफिशिएंट की जगह पे यूज कीजिए, आप जो आपके पास जो फॉर्मूला है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर H2O है तो H2O ही रहेगा, H2O के पहले आप 4 2 3 4 जो लगाना है लगाइए, जैसे बैलेंस करना है वैसे बैलेंस कीजिए। लेकिन आप H2 के बगल में आप सोचिएगा H2O है तो यहाँ से H का 2 गायब कर देते हैं, सिर्फ H बना देते हैं, ऑक्सीजन को 4 कर देते हैं, तो बैलेंस हो जाएगा मेरा। ऐसा आप कभी नहीं करेंगे, कोई अल्टरेशन नहीं डालेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, बैलेंस ऑक्सीजन एटम कैन पुट कोफिशिएंट 4, बात आ गया कोफिशिएंट का, एज 4H2O, 4H2O ही डालेंगे, ना कि आप H2O4। देखिए लिखा हुआ है H2O4, इसको मैं गांज देता हूँ। चलिए, गांजूंगा नहीं तो आप फिर बोलेंगे सर गांजना वजना क्या होता है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, नॉट H2O4 और H2O4, H2O का होल 4 मतलब बाहर वाला, ठीक है। ये आप मैथ में पढ़े होंगे, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे स्टूडेंट, कभी भी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्यों गलत होगा बताओ? क्योंकि आपका कोफिशिएंट यूज करना है, ना कि आपको बाद में प्रोडक्ट के टर्म में वहां पे यूज करना। आपने मैथ में पढ़ा होगा, ऐसा आप नहीं यूज करेंगे। तो जब आपको ऐसा 4H2 यूज कर लेंगे, आपका इक्वेशन अब पार्टली बैलेंस हो गया। पार्टली याद रखेंगे, पार्टली मतलब आधा आधा मंजिल पे आप आ चुके हैं, अब मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट, जैसा कि ऊपर हमने बताया। अब आते हैं स्टेप 4 की तरफ। चलो स्टेप 4 भी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। Fe and H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। अब आपका कौन सा बैलेंस हुआ? सिर्फ आपका ऑक्सीजन हुआ, बचा हुआ Fe और H है। अब NCERT आपसे बोलता है कि आप जो मन करे Fe ले लो, जो मन करे H ले लो, आपको जो पसंद हो वो ले लो। तो सब कोई बोलेगा सर मुझे Fe पसंद है Fe लेंगे, कोई बोलेगा मुझे H पसंद है H लेंगे। चलो भाई NCERT के हिसाब चलते हैं। NCERT ने H उठाया, H पे ही देखते हैं एटम्स। अब H एटम्स रिएक्टेंट के साइड में H और प्रोडक्ट के साइड में H। इनिशियली कितना था H आपका? 4H2O था। यहाँ पे आपका क्या H कितना था? H2 था सिर्फ, मतलब कि यहाँ 2 H है, यहाँ आपका 8 H है। कैसे? ये 4 आपका मल्टीप्लाई कर रहा है O से, तो 4 इंटू O जो आपका यहाँ पे, सॉरी ये कितना लिखा हुआ है? 4H2O लिखा हुआ है, और यहाँ आपका H2। अच्छा यहाँ पे 4 लगा हुआ था, है ना। ये आपका 4 देखिए पहले से लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ पे 2H2 लिखा हुआ है, 2H2, तो 2 इंटू आप 4 जब करेंगे ये आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पहले से आपका 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज को, कोई छेड़छाड़ यहाँ पे आप नहीं करेंगे। तो 4H2O आप लगा सकते हैं। 4 कहाँ चला गया इक्वेशन? 4H2O, अच्छा इधर देखो 4 है और यहाँ आपका H, अच्छा ये H ना है, मैं ऑक्सीजन पे क्यों जा रहा हूँ? एक मिनट, गड़बड़, बहुत बड़ा गड़बड़। ध्यान से देखो, यहाँ पे H एटम को हम लोग को जाना है, H एटम। तो H यहाँ पे 4H2O लिखा हुआ है, 4H2O का मतलब 4 इंटू H2 8 हो गया। अब आपको इधर आपको लाना है आपका 8, तो आप क्या करेंगे? मैं ऑक्सीजन, सॉरी मैं यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहा था, यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो इधर आपका 8 हो गया, 8 तो कंफर्म है। आपको लाना है इधर भी 8 है, मतलब कि रिएक्टेंट में 8 था, प्रोडक्ट में 8 लाना था, तो 4 से भाई मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। चलो 4 बैठा दो, यहाँ पे देखो 4 बैठाइए, 4 इंटू H, ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। मैं ऑक्सीजन देख लिया था, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, ठीक है। चलते हैं, थोड़ा बहुत गलती होती है, टीचर से भी गलती होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फटफट। अब आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो गया स्टूडेंट, 4H2O, Fe3O4 और 4। अब मैं यहां से बताता हूं आपको, Fe कितना है? 1 है। यहाँ का Fe कितना है? 3 है। यहाँ H कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। यहाँ 8, ये H कितना है? 8 है। ये 8 किससे मिल गया? इससे। ये ऑक्सीजन का कितना मिल गया? ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से, इसके बाद भी 4 है, मिल गया। लेकिन आपका क्या, ये 3 और 1 मिला,
आप बोलेंगे नहीं सर ये तो 1 है और ये 3 है, कैसे मिला देंगे सर? नहीं मिलाएंगे सर। क्यों मिलाएंगे? यहाँ Fe3 है और यहाँ Fe है, तो क्यों नहीं हम इसके सामने 3 नहीं लगा देंगे? नहीं बन गया आपका इक्वेशन, एकदम आसान से बन गया। देखो ये इक्वेशन ऐसा होगा, 3Fe 4H2O गोज टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब आप काउंट करो एटम का संख्या, Fe का इधर वाले Fe से मैच करेगा, H का हाइड्रोजन का इधर वाले H से मैच करेगा, ऑक्सीजन का इधर वाले ऑक्सीजन से मैच करेगा। मतलब कि आपका इक्वेशन अब हो गया बैलेंस। कंप्लीट मंजिल की तरफ आ गए, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी बोल रहा है अभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, अभी भी आगे बढ़ेंगे, और भी स्टेप है। चलो भाई चलो और भी स्टेप देखते हैं क्या क्या है, उसको भी देख ही लेते हैं। जब आज पढ़ना ही है, मूड में है ही, तो चलो पढ़ ही लेते हैं। एग्जामिन द अबव इक्वेशन ऑफ द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस। अच्छा Fe को भी बैलेंस करना चाह रहा था, Fe को हमने बैलेंस करके आपको बता दिया। इधर 3 था, इधर 1 था, तो 1 into 3 कर देंगे, और 3 into 1 करेंगे तो अभी 3 आएगा, इधर 3 आएगा, बराबर हो गया है ना। तो ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे आ गया, ये मैंने समझा दिया था। फोर्थ स्टेप में आते हैं स्टूडेंट, लिखा हुआ फोर्थ में देखेंगे क्या लिखा हुआ, सॉरी 6 फोर्थ नहीं 6। आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जा रहा है कहीं कहीं पे, ठीक है। दूसरा बार ये मिस्टेक था, लगता है ज़्यादा हो गया है। 50 मिनट्स का हो गया वीडियो, आई थिंक 50 का तो नहीं हुआ होगा, 45 मिनट्स का हो गया होगा। चलो 6 है। फाइनली we check the correction of the balance equation, we count atoms of each element on the both side of the equation। अब आपको क्या करना है, चेक करना है। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, वेरीफाई करना, चेक करना सीखा था ना, LHS इक्वल टू RHS कब होगा, कैसे होगा। तो यहाँ भी बच्चे आपको बैलेंस करना आना होगा, कैसे बराबर होगा, इस चीज को क्या करेंगे, दोनों तरफ सिंपली आप आयरन के एटम को काउंट कर रहे हैं तो दोनों तरफ काउंट करेंगे, हाइड्रोजन के एटम को काउंट कर रहे हैं दोनों तरफ काउंट करेंगे, ऑक्सीजन के एटम को काउंट कर रहे हैं दोनों तरफ काउंट करेंगे। या फिर एक और मेथड है, उसको भी आप अपना सकते हैं, मास काउंट कर लीजिए लेफ्ट वाले का और राइट वाले मास से बराबर कर दीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब फॉलो कर जाए, समझिएगा आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is also known as hit and trial method, as we take trials to balance the chemical equation of the smallest whole number coefficient. Smallest whole number तो 0 होता है भाई, लेकिन हम लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड स्टूडेंट नाम क्यों पड़ा, आप सोचिए हिट एंड ट्रायल क्यों पड़ा, क्योंकि आप ट्रायल कर रहे थे, आपने ट्रायल किया बार बार, तब जाके आपका 5वां 6ठा स्टेप में आपका कंप्लीट हुआ। जैसे आप ट्राई बॉल खेलते हैं, ट्रायल खेलते हैं कि नहीं, जब आप क्रिकेट खेलते हैं बोलते हैं भाई फर्स्ट बॉल एक ट्रायल करा दो, एक बार चेक कर लेते हैं। तो वही ट्रायल आप यहाँ पे एक बॉल नहीं बहुत सारा बॉल खेले, तो 5वां बार आपका सक्सेस हुआ है, 6ठा बार आपका सक्सेस हो सकता है किसी में पहले ही से सक्सेस हो, ट्रायल करने का जरूरत ही नहीं हो, है ना। लेकिन वो बैलेंस इक्वेशन पहले से है, जो अनबैलेंस स्केलेटल वाला है उसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इजीली वैसे बैलेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, आप सुनेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड आपका अभी क्लास 10th में पढ़ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक आपका आता है पार्शियल इक्वेशन मेथड, ये आपके सीनियर क्लास में पढ़ाया जाएगा 11th और 12th क्लास में, याद रखेंगे। और बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये सब क्या क्या बता रहे हैं, तो बता तो एकदम सही रहे हैं बाबू, ये जान लो 1 नंबर तो अभी पढ़ना है, पढ़ा भी दिए हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला आपको पढ़ना आ गया, क्योंकि मैं इसलिए बता दी कि बहुत अच्छे दिमाग लगाएंगे पार्शियल वाले पे, सोचेंगे क्या है क्या नहीं है सर क्यों बताएं, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया आपको, ये आपको नहीं पढ़ना है, ना। अब आते हैं 7वें नंबर पे। एनसीईआरटी भी आपको पीछा नहीं छोड़ा है, अब बोला चलो भाई 7वां नंबर भी देखो, 7वां नंबर भी तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट को यहाँ पे बताया गया है, क्या क्या फिजिकल स्टेट आपने पढ़ा था फिजिकल स्टेट के बारे में, सॉलिड को, लिक्विड को, आपका गैसेस को कैसे दर्शाना, यहाँ पे एक्वस भी आएगा, एक्वस के बारे में पढ़ेंगे। चलो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। Carefully examine the above balance equation 1.9. Does this equation tell us anything about the physical state of the each reactant and product? क्या आपको ये बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है। आप अगर लिख देंगे तो खुद से बोलेगा क्या, अरे भाई हम हाइड्रोजन हैं, हम गैस में हैं, अरे भाई हम Fe हैं, आयरन है, हम सॉलिड में हैं। आप फिर बोलेगा H2O हम लिक्विड में हैं, आप पता चलेगा कुछ देर बाद H2O जो है वो गैस में है। तो कैसे हो गया भाई, वेपर स्टेट अभी तो लिक्विड था, फिर H2O गैस में कैसे हो गया, तो गड़बड़ हो जाता है। तो लगभग चीज आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा स्टूडेंट, ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। आपको मैं बता दूंगा ट्रिक कैसे करके क्या करना है। नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस रिएक्शन अबाउट द फिजिकल, कोई क्वेश्चन यहाँ पे कोई फिजिकल स्टेट के बारे में यहाँ पे नहीं दर्शाया गया, तो आपको दर्शाना है। अगर आपका
एग्जाम में पूछा गया है तब, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है वो सीनियर क्लास में 11 12 में पढ़ना है। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में सब कुछ आ रहा होगा। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, इन्फॉर्मेशन डालना है, तब आप फिजिकल स्टेट को दर्शा सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मेंशन करते हुए, ठीक है। गैसेस को, लिक्विड को, एक्वस को और सॉलिड को। बहुत बच्चे सोचेंगे एक्वस क्या है भाई, मैं बताता हूँ। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर द रिप्रेजेंटेड नोटेशन GL-AQ को एक्वस बोलते हैं, S को सॉलिड, G आपका गैस, L आपका लिक्विड। अब एक्वस क्या है, देखो द एक्वस वर्ड AQ इज रिटन एज द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट ऑन द सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर अगर प्रेजेंट हो प्रोडक्ट साइड में तो वहाँ के जो भी अगल बगल जो भी प्रोडक्ट वाले होंगे वो सब एक्वस फॉर्म में आ जाएंगे। अगर आपका रिएक्टेंट की तरफ वाटर प्रेजेंट है वो वाले सब क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट जो होगा, सॉरी हाँ, रिएक्टेंट जो आपका होगा सब एक्वस में आ जाएंगे। लेकिन 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 एक चीज और, लगभग केस में यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हैं कि हर एक केस में ऐसा होगा। जैसे आपका यहाँ पे सॉलिड है, S है, सॉरी सॉलिड में है Fe आयरन, आपको पता है H2O लिक्विड में होना चाहिए लेकिन गैस है, क्योंकि Fe लिक्विड से रिएक्ट नहीं करता है। Fe मॉइस्चर जो होता है, रस्टिंग जो आपने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में ही, मैंने बताया फर्स्ट पार्ट के वीडियो में, वहां पे आप देखे होंगे कि Fe जो रिएक्ट करेगा गैस से वो स्टीम फॉर्म में होता है, उससे रिएक्ट करता है मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी से Fe3O4 बनाता है मैग्नाइट, और साथ साथ 4H2O बनाता है जो कि गैस है। इसमें आपको देखने के लिए मिला है एक सॉलिड, एक गैस, एक सॉलिड, एक गैस। आपको समझ में आ गया? चलते हैं आगे। नोट द सिंबल गैस used with H2O to indicate that is in the reaction वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, है ना। गैस अगर लिखा है तो आपको समझ जाना है कि स्टीम है, भाप है ना। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडिंग ए केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। मतलब जब तक आपको जरूरी नहीं है स्पेसिफाई करना तब तक आप जरूरी नहीं है केमिकल इक्वेशन में उसको जोड़े। केमिकल इक्वेशन आप नॉर्मल लिख दिए वो भी काम चल जाता है, आपको जरूरी नहीं है कि इंफॉर्मेटिव बनाए, आज जरूरी नहीं है कि उसमें ये सब गैसेस स्टेट, ये सब आपका लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और आप एक्वस स्टेट को डाल दें, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, एक मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक्वस वाला जो हो गया, जहाँ पे एक्वस आ गया उसको, उस रिएक्शन को आप एक्वस सॉल्यूशन रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं, वो आपका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में आ जाता है ना। आप उसको वहां पे बता सकते हैं कि एक्वस से रिलेटेड है, एक्वस सॉल्यूशन होगा, वहां पे आप ये बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ये सब भी रिएक्शन को हेल्ड कराने में काम आता है। कैटलिस्ट क्या, जैसा कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा था, एंजाइम बायो कैटलिस्ट है, पढ़ा था ना कि नहीं, आपको याद होगा, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में, सिंपलेस्ट फूड में तोड़ने के लिए काम में आता है, आपको याद होगा। तो ऐसा ही यहाँ भी कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को हेल्ड कराता है, प्रोसीड करता है, रिएक्शन को धक्का मारता है, आगे बढ़ाता है, प्रमोट करता है, बहुत सारा चीज आप बोल सकते हैं, बोल भी दीजिए। फॉर द रिएक्शन इंडिकेटिंग अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन, फॉर एग्जांपल रिएक्शन आपका आगे बढ़ रहा है कि पीछे आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये आपका यहाँ पे एरो से इंडिकेटिंग होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड 2H2O जब 340 ATM से, मतलब कि 340 ATM के अंडर में जब आपका आगे बढ़ेगा, मतलब कि ये आपका दर्शा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 340 ATM का मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 ATM है, ये यूनिवर्सल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि 760 टॉर्क के बराबर होता है। और इसको जब आप चेंज करेंगे पास्कल में, आपको पता है आपका पास्कल क्या है, आपका प्रेशर का यूनिट है पास्कल। आपका ATM भी, टॉर भी सब है, प्रेशर पास्कल में होता है, और पास्कल आपका लगभग 1 लाख के बराबर होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जब आप ये चीज़ को रिएक्ट कराएंगे आपका क्या बन जाएगा, मिथनॉल बनेगा, CH3OH। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, इसका नाम है भाई, पढ़ लो अभी से ताकि आपको हेल्प हो सके। मिथानॉल, इसको आप बोल सकते हैं मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई, मिथाइल अल्कोहल, लगता है पेन भी गुस्सा हो गया अल्कोहल का नाम सुनते हुए, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गैस था, ये आपका लिक्विड बन गया। यहाँ पे एक्वस है, यहाँ पे लिक्विड है, तो आपको सनलाइट के हेल्प से, क्लोरोफिल के हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। आपको याद आ रहा होगा फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ा दिया गया, कहाँ पे स्टूडेंट, आपको पढ़ाया गया है फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में, आपको याद होगा। ग्लूकोज बन गया एक्वस फॉर्म में, CO2 बन गया एक्वस फॉर्म में, वाटर है इसलिए दोनों क्या हो गया, एक्वस फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका 1.1.2 हो गया, है ना। अब आप अगर आगे बढ़ते हैं, यूजिंग दिस स्टेप्स यू कैन बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। अब आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन 1.2 को, आपने जो ऊपर टेक्स्ट दिया था उसको देखते हुए। चलो
तो यहाँ पे अब आगे कुछ बचा हुआ है नहीं, अब आपका बचा हुआ है क्वेश्चन आंसर 1 2 3। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप ये सबको सॉल्व करके लाएंगे। तो आप इसको सॉल्व करके जब लाएंगे, इसका नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आप लोग तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इसका चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। आई थिंक 1 आवर का तो श्योर हो चुका होगा, नहीं तो 50 मिनट्स तो 55 या 50 मिनट्स का जरूर हो गया होगा, मैंने टाइम नहीं चेक किया। तो आज का था बस इतना ही। आगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में ये तो चर्चा करेंगे ही, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चर्चा करेंगे स्टूडेंट, आयनिक इक्वेशन के बारे में। ये जल्दी कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको आयनिक इक्वेशन, जो कि एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है। मेरे प्यारे बच्चे आप समझ लो, यहाँ पे आयनिक इक्वेशन आप समझेंगे। आपने इंफॉर्मेटिव बनाने वाला इक्वेशन यहाँ पे समझ लिया, कैसे इंफॉर्मेटिव बनाते हैं फिजिकल स्टेट को दर्शा के। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं और भी इक्वेशन आपको बताऊंगा जहाँ पे आप फिजिकल स्टेट को कैसे दर्शाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन आयनिक इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पार्ट को जरूर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और ये आपका जो क्वेश्चन एंड आंसर है, ये भी आप एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप खुद से एक बार सॉल्व करके आएंगे, ताकि मैं आपको समझाऊं तो फटाफट से दिमाग में आए। और आप जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको सॉल्व करके आने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता है कि सब चीज़ मैंने ये पढ़ा दिया है। मैंने ये भी बता दिया है, ये सब के बारे में बता दिया है, ये भी बता दिया है, ये भी बता, सभी के बारे में मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ये सब के बारे में बता दिया है, कैसे आप वर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे, कैसे आप उसको केमिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे, सभी के बारे में मैंने बता दिया है। कैसे बैलेंस करेंगे ये भी बता दिया। आज का वीडियो बैलेंसिंग से रिलेटेड था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था। जो बच्चे पूरा इस पार्ट को देखे होंगे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, और बहुत ही ईजिली वे में, बेटर वे में आप समझ पाएंगे, और जो कि आपके सीनियर क्लास में बहुत हेल्प होने वाला है। सो गाइज चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपका पार्ट, ये था आपका पार्ट 3। हम लोग मिलेंगे पार्ट 4 में, यहाँ पे कवर करेंगे और भी चीज़ें, और भी डिस्कशन होगा। तो फिर आपको फिर नेक्स्ट पार्ट भी मज़ा आने वाला है। सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। क्या हो गया शेयर करने में, एक शेयर से कुछ थोड़ी जाता है। शेयर जब कर दोगे उनको भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, है ना। आप डिस्कशन करके भी खुद से पढ़ सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।